Hi, you guys. Welcome back to a different video. I know it's been a long time, but I'm extremely excited about this video. I have been waiting from a long time. Today's guest is none other than Dr. Datta Ambekar sir, who is a nutritionist, psychologist, and a fitness and consultant. Thank you, sir, for joining the video. Thank you, thank you. So today we will be discussing about all the basic nutrition needs and what are the myths and everything that is related to nutrition. जो एक basic Yes, पॉपुलेशन को पता होना चाहिए जी, एंड वो एमबीबीएस में लैक करता है yes, correct. अबाउट न्यूट्रिशन या प्रिवेंटिव मेडिसिन बहुत ज़्यादा कम है यूजुअली हम Hmm, ट्रीटमेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं right. बट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट एवरीबडी शुड नो नॉट जस्ट अ हेल्थ वर्कर नॉट जस्ट अ न्यूट्रिशनिस्ट बट एवरी इंडिविजुअल आई गेस Correct. सो लेट्स स्टार्ट Sure. तो सर एक बेसिक ह्यूमन डाइट कैसे होना चाहिए Hmm. अभी बेसिक ह्यूमन डाइट बहुत बड़ी और लंबी कंसेप्ट है ये, क्योंकि वेरिएशंस बहुत हैं। अब ट्रेडिशन से, जैसे कि हम इंडिया से है तो एक आयुर्वेदा से बिलोंग करते हैं, तो आयुर्वेदा में प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और प्रिवेंशन का सबसे फादर ऑफ प्रिवेंशन है डाइट। और डाइट में बेसिक क्या चाहिए या न्यूट्रिशन कौन सा चाहिए? षड रसात्मक। षड रसात्मक मीन्स ऑल रसा। रसा मीन्स मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये ऑल टेस्ट है। तो ऑल टेस्ट जिस डाइट में है तो दैट डाइट इज अ बैलेंस्ड डाइट। मॉडर्न से हम चले, मॉडर्न में यदि अगर हम जाते हैं तो उसमें ऑल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ऑल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, फैट्स, कार्ब्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जैसे कि विटामिन्स है, मिनरल्स है, और बाकी फाइबर्स और वाटर, ये सब जिस डाइट में आता है या जिस मील में होता है दैट इज बैलेंस्ड मील। और ये क्योंकि बॉडी हमारी बनती है, बॉडी कंपोजिशन ही है हमारा कि उसमें बोन्स है, मिनरल्स है, मसल्स है, और वाटर है, और फैट है। तो ये जब कंपोजिशन करेक्ट फॉर्म में चाहिए हमें, तो पहले डाइट करेक्ट फॉर्म में चाहिए, इसलिए ये बैलेंस डाइट की कंसेप्ट आई है। बट एक डे टू डे एक मील या प्लेट कैसा दिखना चाहिए? हाँ, अभी मील जैसे कि हमारी प्लेट इन इस इरा में, हाँ, पहले क्यों कैसी थी हमारी प्लेट? ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, 60% 70% कार्बोहाइड्रेट थे, क्योंकि जब हम थोड़ा सा रिट्रोस्पेक्टिव जाए, एक 20 इयर्स बैक भी चले जाते हैं, तो उस वक्त 20,000 हर ह्यूमन बीइंग के स्टेप्स होते थे पर डे, मगर अभी 3,000 के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं लोग। तो उस वक्त 20,000 के लोगों के लिए तो प्लेट में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, बिकॉज आवर प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इज कार्बोहाइड्रेट। अभी क्या हो रहा है? प्राइमरी सोर्स हमारा कार्बोहाइड्रेट है, मगर हमारी बॉडी लोकोमोशन नहीं है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल में हमारा प्लेट कैसा चाहिए? मैक्स टू मैक्स उसमें ज़्यादा एक 25% प्रोटीन्स चाहिए। प्रोटीन्स में इसलिए फर्स्ट प्रेफरेंस देता हूँ कि प्रोटीन्स हमारी इंडिया में लैक है। देन आपकी प्लेट में 50% अराउंड कार्ब्स चाहिए। कार्ब्स में भी गुड कार्ब्स चाहिए, और बाद में हम डिस्कस करेंगे गुड कार्ब्स और बैड कार्ब्स, ये भी कंसेप्ट है, मेडिकली नहीं है, मगर एक जो कि हाँ न्यूट्रिशनिस्ट में होती है। देन हमारी डाइट में एक 15% तक फैट भी चाहिए, और बाकी जो है प्लेट में, अब इसका दिखने में कैसे दिखेगी प्लेट? कार्बोहाइड्रेट्स कॉम्प्लेक्स जैसे कि ग्रेन्स है, रोटी, चपाती, ये 50% तक चाहिए। दाल, और दाल या फिर नॉन वेजिटेरियन है तो 25% तक या 35% तक हमारी प्लेट में चाहिए दाल, या फिर चिकन, एग्स, कोई भी प्रोटीन सोर्स हो, और बाकी सिर्फ 15 to 20% जो है वो फैट में आना चाहिए, फैट से आना चाहिए, वो भी फैट गुड और बैड, वो भी आप डिस्कस करेंगे उसमें। और सब्जियां जो सैलड है, तो अभी तो सैलड में, सैलड के लिए तो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है वो, क्योंकि फाइबर्स कम हो रहे हैं, तो 30 ग्राम पर डेली कार्बोहाइड्रेट फाइबर्स हमें चाहिए, गुड फाइबर्स या सोल्युबल फाइबर्स चाहिए, तो उसका भी एक पोर्शन हमारी प्लेट में चाहिए। और बाद में ये प्लेट ऐसी दिखेगी कि ग्रेन्स है, यानी कि चपाती है, जैसे कि हम प्रैक्टिकली गए
चपाती है, दाल है, राइस कम चाहिए, है ना, या फिर चपाती कम चाहिए। अभी हमारी प्लेट में 60-70% कार्ब्स हैं, तो चपाती भी होती है और दाल भी होती है, रोटी भी होती है। तो ये कम करने के बाद ये रोटी या राइस, उसका पोर्शन कम करके हम दाल थोड़ी सी ज्यादा चाहिए, तो दैट इज बैलेंस्ड डाइट। अभी ओबेसिटी इज लाइक मेजर कंसर्न और सब लोग वेट लॉस के पीछे पड़े हुए हैं, सब अलग अलग डाइट्स फॉलो करते हैं। तो एक वेट लॉस के लिए स्टार्वेशन जरूरी है क्या? हाँ, ये बहुत बड़ा, और आप जब भी इंटरनेट खोल के देखोगे तो डाइट की आप पे एक शावर, यू विल बी शावर्ड बाय डाइट्स, और ये डाइट वो डाइट, या फिर कहीं बोलेगा एक बॉडी बिल्डर आ जाएगा, मैंने ये डाइट फॉलो की थी, तो उसके पीछे इन्फ्लुएंसर के पीछे वो लोग चले जाएंगे उसकी डाइट, क्योंकि हमारी दुनिया में अभी 800 CR लोग हैं, तो हर एक यूनिक है, हमारे फिंगरप्रिंट्स, डीएनए, हमारा माइक्रोबायोटा सब यूनिक है, किसी का भी सेम नहीं है। और अभी आपको बताऊं ऐश्वर्या, मुझे आपके लिए कर्ड, ये बहुत बेस्ट फूड हो सकता है कि आपको ठंडा लगेगा, आपका प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक बोल के आप यूज करेंगे और आपको डाइजेस्ट अच्छा होगा, मगर मैंने कर्ड खाया ना तो मुझे अस्थमा का अटैक आ सकता है। तो एक फूड किसी को पॉइजन हो सकता है और दूसरा वही फूड किसी के लिए अमृत भी हो सकता है। तो ऐसे नहीं है कि एक ही डाइट किसी को भी फॉलो करना चाहिए, हर एक की प्रकृति अलग है, हर एक के डाइजेस्टिव सिस्टम, हर एक का माइक्रोबायोटा अलग है, तो उस हिसाब से डाइट तो कस्टमाइज करना चाहिए। अब देखेंगे कि एक्सट्रीम डाइट बहुत पॉपुलर होते हैं, जैसे कि फैट डाइट हम बोलते हैं उसको, या तो कीटो करेंगे, या फिर वेगन रहेगी, या फिर सिर्फ नॉन वेजिटेरियन रहेंगे। तो ये कोई भी एक्सट्रीम डाइट एक तो लॉन्ग टर्म नहीं है, वो स्टारवेशन डाइट ही है वो। कोई भी जब हम एक्सट्रीम डाइट करते हैं तो वो डाइट के लिए अब थोड़ा आपको वाटर लेवल लो होगा, आपका वेट कम होगा, उसमें मसल लॉस भी होगा, और बाकी मिनरल जो विटामिन डिफिशियंसी है, कोई भी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी आपको वो साथ में देगा। तो कभी कभी मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि वेट बहुत कम करते हैं, उनको एडमिट करना पड़ता है, इतनी डिफिशियंसी लेके आते हैं। तो ऐसे नहीं है कि स्टारवेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर वेट लॉस। वेट लॉस के लिए हमारा सिर्फ 300 to 400 कैलोरी पर डे डिफिसिट रहना चाहिए, और बाकी डाइट बहुत बैलेंस चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए, प्रॉपर स्लीप चाहिए, तो उसके साथ में ये डाइट की स्टारवेशन की जरूरत नहीं है। अभी मसल बिल्डिंग भी एक बहुत पॉपुलर टॉपिक चल रहा है इंटरनेट पे, तो मसल बिल्डिंग कितना इम्पोर्टेंट है और किस एज में वो स्टार्ट करना चाहिए? हाँ, मसल बिल्डिंग ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने क्वेश्चन जो लिया ना, मसल्स आर और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी, एंड उसके भी आगे जाके मसल्स आर आर्मर ऑफ आवर बॉडी। हाँ, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, बॉडी को स्ट्रेंथ देते हैं, बॉडी की स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं, और ओवरऑल जिनका मसल मास ज़्यादा है उनकी लॉन्गिविटी ज़्यादा है, ऐसे अभी रिसर्च में भी आया है, क्योंकि मसल इज द बिग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, बिगेस्ट ऑर्गन। जिनको डायबिटीज है उनका सिर्फ ब्लड में या सीरम में जो ग्लूकोज है वो हाई होता है, मगर ग्लूकोज मैक्सिमम स्टोर कहाँ होता है? मसल में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, और थोड़ा सा ग्लूकोज होता है जो लीवर में स्टोर होता है। जिनके मसल्स ज़्यादा है तो ग्लूकोज ज़्यादा स्टोर करेंगे, वो लोग मेटाबोलाइज ज़्यादा करेंगे, तो वो ब्लड में जाने की जरूरत नहीं है, मगर वो मसल्स लॉस होंगे तो जो ग्लाइकोजन है वो ब्लड में फेंका जाएगा। तो इस थ्योरी से भी डायबिटीज, जिनका मसल मास कम है और सेंट्रल ओबेसिटी है, तो उनके लिए टाइप 2 डायबिटीज ज़्यादा होता है। तो मसल के बहुत सारे फायदे हैं, बेनिफिट्स है, और हम मसल ग्रो कैसे करना चाहिए, ऐसे तो कोई एज नहीं है, मगर वर्कआउट हम 3 साल के बाद में कर सकते हैं। जैसे कि सिर्फ वेट ट्रेनिंग, आपके जॉइंट्स के जो कार्टिलेजेस हैं वो प्रॉपरली बनते हैं 16 ईयर्स तक, तो एक्सट्रीम वेट नहीं लिफ्ट करना चाहिए, मगर बाकी जो ट्रेनिंग है, हिट ट्रेनिंग है, एरोबिक्स है,
और बाकी बॉडी वेट ट्रेनिंग से 3 साल के बाद भी कर सकते हैं। तो मसल बिल्डिंग उसमें भी होती है और उसमें मसल्स अच्छी गेन होना या प्रोटेक्ट होना, प्रिजर्व होना, ये अच्छी बात है हमारे लिए। इसलिए कोई एज नहीं है और जेनेटिक्स में हम 70-80 ईयर्स के बाद भी मसल बना सकते हैं। मैंने 36 ईयर के बाद में एक्सरसाइज स्टार्ट की, मेरा मसल मास बहुत कम था और मैं अभी 46 का हूँ और अभी बॉडी मेंटेन है। तो ऐसे कोई एज नहीं है, एज इज जस्ट अ नंबर। तो मसल कभी भी बना सकते हैं। और एक बेसिक हेल्थ स्टेटस अगर आपको चेक करना है तो कौन से बेसिक इन्वेस्टिगेशन है जो एक इंडिविजुअल को करना चाहिए टू चेक? राइट। तो बेसिक जो हेल्थ चेकअप है, जैसे कि हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं वेट गेन, वेट लॉस के लिए, वेट गेन के लिए, तो उनके लिए हम एक प्रोटोकॉल रखते हैं, जैसे कि ओबेसिटी प्रोटोकॉल है जिसमें सीबीसी है। उससे हमें ब्लड सेल्स का पता चलेगा। फिर एलएफटी है, लीवर फंक्शन टेस्ट, केएफटी है, किडनी फंक्शन टेस्ट, और लिपिड प्रोफाइल्स है, उनका लिपिड्स या कोलेस्ट्रॉल वगैरह एलडीएल कैसा है, डाइटरी कोलेस्ट्रॉल कितना अफेक्ट करता है उस पे है तुम्हारा एलडीएल कितना है, तो इसलिए वो भी जरूरी है। और फिर थायराइड थायराइड प्रोफाइल है। थायराइड एक मेजर ग्लैंड है जो कि हमारी बॉडी या वेट में बहुत अहम भूमिका वो निभाती है। थायराइड प्रोफाइल और विटामिन बी एंड डी, इतना बेसिक, इतना तो कम से कम चाहिए। और कोई सोनोग्राफी, सिर्फ सोनोग्राफी इसलिए कि कोई पेट दर्द है या फिर उनका कोई एब्डोमिनल डिफॉर्मिटीज ना हो, इसलिए सिर्फ स्क्रीनिंग में आता है। अभी अभी बहुत पीसीओडी एक कॉमन प्रॉब्लम है या थायराइड हो गया जो भी है, तो डॉक्टर्स यूजुअली बोलते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफाई करो। इवन मुझे भी बोला गया कि लाइफस्टाइल मॉडिफाई करो, बट एग्जैक्टली वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में करना क्या है ये कोई नहीं बताता है इन डिटेल। तो आई वांट यू टू उसको थोड़ा ब्रेक डाउन करके बताएं। और ये टॉपिक पे मैं एक अपना पॉडकास्ट हो सकता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे, क्योंकि कैसा है लाइफस्टाइल, व्हाट इज लाइफस्टाइल। हम हर एक की लाइफस्टाइल अलग अलग होती है, तो लाइफस्टाइल पे डिपेंड है आपका पर्सनैलिटी कैसी है। तो लाइफस्टाइल में आते हैं 4 पिलर्स। एक है फिजिकल, फिजिकल वेलबींग हमें चाहिए, तो उसमें 3 और कंपोनेंट्स आती है। फिजिकल वेलबींग के लिए प्रॉपर डाइट चाहिए, तो लाइफस्टाइल में आता है प्रॉपर डाइट। देन प्रॉपर एक्सरसाइज चाहिए, तो लाइफस्टाइल में आती है आप एक्सरसाइज कितना करते हैं और एक्सरसाइज कौन सी करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम वॉकिंग कर लेते हैं डॉक्टर साहब, और वो एक्सरसाइज, दैट इज नॉट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपकी फार्ब, एक WHO या बड़े इंस्टीट्यूट बोलते हैं कि फार्ब एक्सरसाइज चाहिए। एफ मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज चाहिए, एरोबिक्स एक्सरसाइज चाहिए, और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी चाहिए। और आफ्टर 40 आपने बैलेंसिंग एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। आपको यदि 60-70 ईयर्स में किसी की मदद लेके चलना नहीं है तो अभी से काम करो। और देन सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सब क्यूमुलेटिव कब इम्पोर्टेंट या बेनिफिट देगा, जब आप स्लीप अच्छी होगी। और अभी लोगों में स्लीप बहुत कम हो गई है ना, क्योंकि हीलिंग होती है आपकी स्लीप में। जब न्यूट्रिशन आप दिन में अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं तो उसका जो एसिमुलेशन होता है वो नाइट में ही होता है। तो स्लीप जब तक अच्छी नहीं होगी तब तक हमारा हार्मोनल बैलेंस, होम्योस्टेसिस नहीं होगा और बॉडी हमारी इतनी काम नहीं करेगी। ये बॉडी के लिए 3 जरूरी है। देन आपका आता है इमोशनल हेल्थ। इट आल्सो कम्स इन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। यदि अगर आपकी लाइफस्टाइल इतनी है कि आप कंटिन्यूअसली, आपके इमोशंस अप एंड डाउन्स होते हैं, आप फियरफुल है, एंजाइटी है, एंगर है या सैडनेस है, तो ये जितना निगेटिव आपके लिए इम्पल्सेस ज़्यादा होंगे उतना आपका कॉर्टिसोल लेवल, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेगा, और स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने के बाद आपका फैट लेवल बढ़ेगा। इसलिए आपको कुछ मेडिटेशन, एक तो एक्टिविटी करनी चाहिए, इट कम्स इन अ लाइफस्टाइल। तो आपको मेडिटेशन एक्टिविटी कोई ना कोई तो करनी चाहिए। देन आपकी आती है सोशल हेल्थ या सोशल वेलबींग। उसमें आपके रिलेशंस, आपके फैमिली के साथ कैसे, आपके कलीग्स के साथ कैसे, या आप बाहर कैसे बर्ताव करते हैं, इसके ऊपर है आपका इमोशनल बैलेंस। यदि अगर मेरा
किसी फैमिली में कंटिन्यूस झगड़ा होता है, मैं किसी को एक्सेप्ट नहीं करता, मैं किसी को एडजस्ट नहीं करता, या मैं किसी चीज़ को अवॉइड नहीं कर पाता, तो फिर मेरे रिलेशंस फैमिली के साथ में अच्छे नहीं रहेंगे। तो रिलेशन जब फैमिली में झगड़ा होता है तो उसका इमोशनल बैलेंस भी जाता है, इमोशनल बैलेंस जाता है तो फिजिकल बैलेंस जाता है। इसलिए ये भी एक लाइफस्टाइल पे आता है कि आप कितना एडजस्ट करते हो, कितना खुद को एक्सेप्ट करते हो। और फोर्थ पिलर है स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। तो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में आता है कि आप खुद को कितना जानते हो, है ना, इनर अवेयरनेस कितनी है आप में। यदि अगर इनर अवेयरनेस है तो आपको समझ में आएगा कि दिस बॉडी इज अ बेस्ट गिफ्ट फॉर मी, और खुद हैप्पी रहने के लिए मैं आज जिंदा हूँ, तो सुबह सुबह मैं हैप्पी रह सकता हूँ। तो ये एटीट्यूड जब आपका रहेगा तो आप बॉडी के लिए थैंक यू बोलोगे, हर दुनिया के लिए थैंक यू बोलेंगे, यूनिवर्स के लिए थैंक यू बोलेंगे। और इस जनरेशन में ये लैक करता है और इट आल्सो कम्स इन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो ये सब चीजें इतनी वाइडली हम थिंक करेंगे, वाइड आप अवेकन रहेंगे, तो आपका लाइफस्टाइल, आप टाइम पे सो सकते हैं, आप एडिक्शन किसी में नहीं, या किसी एडिक्शन में आप नहीं चले जाएंगे। मोबाइल एडिक्शन है, माइंड डिटॉक्स है, तो ये अपने आप हो जाएगा और आपका लाइफस्टाइल अपने आप प्रोडक्टिव होगा, आपका लाइफस्टाइल एकदम फिट लाइफस्टाइल होगा। इट इज अ लाइफस्टाइल। अभी डायबिटीज तो ऑलमोस्ट सबको ही देखने को मिलता है हमें, तो उनको डॉक्टर्स बोलते हैं कि शुगर कट डाउन करो, तो वो लिटरल टर्म्स में सिर्फ शुगर कट डाउन करता है और कार्ब्स नहीं करते, एंड उनका शुगर लेवल बढ़ा ही रहता है। एंड देन मेरी मॉम डैड आके बोलते हैं शुगर कम नहीं हो रहा है। देन आप थोड़ा सा बताओ कि कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर ये कैसे इंटरलिंक्ड है। डायबिटीज में यदि अगर हम सिर्फ शुगर कट करते हैं तो अभी तक कैसा है, शुगर मीन्स एक वाइट चीनी जो होती है, वाइट शुगर होती है, तो और या ज्यादा से ज्यादा शुगर से बनी वाली चीजें जो है वो हम बंद करते हैं, बिस्किट्स है, इतने तक हमें पता है कि ये शुगर है और बंद कर रहे हैं। मगर चपाती या रोटी, ग्रेन्स है, राइस है, या और शुगर से बनी जो मैदा है, मैदा फ्लोर जो है, रिफाइंड फ्लोर है, तो वो सब शुगर के भाई है ना। कोई कभी कभी मेरे पास आते हैं, मैं अभी तक चीनी खाई नहीं, तो क्या कैसे चाय पीते हैं, सिर्फ गुड़ डालता हूँ। ये तो बहुत ही कॉमन है, इवन मेरी मम्मी भी बोलती है गुड़ का बना है, इट्स हेल्दी। ऐसे कुछ नहीं है कि गुड़ और शुगर में कैलोरी सेम है। हाँ, गुड़ में थोड़ा बहुत आयरन, कैल्शियम थोड़ा बहुत ज्यादा होगा, मगर आपके डायबिटीज के लिए वो बेनिफिशियल नहीं है। ये आपकी शुगर लेवल, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है, जिस चीजों का, तो जो शुगर से बनी वाली चीज है, बनी हुई चीजें, या फिर रिफाइंड फ्लोर से बनी हुई चीजें हैं, वो सब ग्लाइसेमिक इंडेक्स उनका 50 से ज्यादा है, तो वो चीजें तो हमें अवॉइड ही करनी है। हम कुछ हद तक खा सकते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि कुछ फ्रूट्स हैं, सिट्रस फ्रूट्स कहते हैं, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, कम है, और कुछ ग्रेन्स है, दाल है, वो हम खा सकते हैं। दाल इज नॉट कंप्लीट प्रोटीन, मगर कार्बोहाइड्रेट्स का ही एक अच्छा सोर्स है, मगर ये उसमें काम करेगा डायबिटीज़ में, क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स उनका बहुत कम है, तो दाल हम ज़्यादा खा सकते हैं। मगर शुगर कम करना और राइस, रोटी ज़्यादा खाना, ये काम नहीं करेगा। आपको एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा, उसके साथ में कैलोरी डिफिसिट रहना पड़ेगा, और आपकी जो कार्बोहाइड्रेट लेवल है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि वाइट शुगर और बाकी चीज़ें, उसमें भी शुगर किस किस फॉर्म में होती है। एक तो मिल्क में शुगर है, मिल्क पीते हैं तो उसमें लैक्टोज है। देन आपके फ्रूट में भी शुगर है, फ्रुक्टोज के फॉर्म में शुगर है। देन आपके कैरेट्स है, बीट रूट्स है, पोटैटो है, तो इनमें भी स्टार्च के फॉर्म में शुगर है। तो ये चीज़ें कम करना है उसके साथ में, शुगर का मतलब यही है। और क्युमुलेटिव आप जब पोर्शन कम रखेंगे और बाकी पोर्शन आपका दाल का या प्रोटीन का पोर्शन बढ़ाएंगे, तो अपने आप शुगर आपकी कम होगी, क्योंकि उसमें क्या होगा, मसल बढ़ेगा, आपका वर्कआउट का डिमांड बढ़ेगा, और आपका प्रोटीन लेवल बढ़ने के बाद मसल्स बढ़ेंगे, और उसमें शुगर कम होने के लिए फायदा होगा।
यस। और अभी कितना भी ठान लो हम डाइट करेंगे और स्ट्रिक्टली करेंगे, फिर भी हम बिंज ईटिंग करते हैं। तो ये करेक्ट। बिंज ईटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है और ये क्यों होता है यस कितना भी यस। रेजिस्ट करने के राइट। बावजूद? अभी तो यूथ में तो सबका ये प्रॉब्लम है, हम्म, बिंज ईटिंग का। हाँ, हमारी ईटिंग टू टाइप की ईटिंग होती है। एक है माइंडफुल ईटिंग, और दूसरी है बिंज ईटिंग कहेंगे या माइंडलेस ईटिंग हम जो कहेंगे। तो इमोशनल ईटिंग, दैट इज इमोशनल ईटिंग। इसके कुछ साइंस है। तो आप सब लोगों ने ये देखना चाहिए कि आप खुद डायग्नोस कर सकते हैं, इज इट माइंडफुल ईटिंग और इमोशनल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग यानी फिजिकल हंगर जब रहेगी आपको, तो क्या होगा, एक 3 से 4 घंटे जब हम भूखे हैं, कुछ नहीं खाया, तब आपको भूख लगेगी। और जब हंगर आती है हमें उस वक्त की फिजिकल हंगर, तो क्या होगा, जो चीज सामने है वो अच्छी दिखेगी, एक साइन है अच्छा। और यदि अगर माइंडलेस ईटिंग हो रही है हमारी या इमोशनल ईटिंग हो रही, तो आपको कोई ना कोई तो स्ट्रेस से रिलेटेड या कुछ हैप्पीनेस से रिलेटेड वो लिंक्ड है। आपने अभी भी खाना खाया 1 घंटे पहले, और कुछ पर्टिकुलर चीज आपके सामने या दिमाग में आ रही है, कुछ आपको जोमेटो का नोटिफिकेशन आया या फिर टीवी में ऐड दिखी, तब आपको क्रेविंग होने लगती है, दैट इज अ इमोशनल ईटिंग। तो ये चीज है कि इमोशनल ईटिंग और फिजिकल ईटिंग या फिजिकल हंगर, तो दोनों में यदि अगर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो एक ट्रिक बताता हूँ। आपको जब इमोशनल, ये डिफरेंशिएट तो करना आ गया आपको, ये मेरी यदि अगर फिजिकल हंगर है, तो थम्स अप करके खुद अवेयर होके मुझे एनर्जी चाहिए और अभी खाना खा सकते हैं। यदि अगर अभी खाना खाया है और कुछ पर्टिकुलर फूड की हमें क्रेविंग हो रही है और कुछ इमोशंस के रिलेटेड है, अभी कुछ गुस्सा आया था, तो तब हमें थम्स डाउन करना है और सोचना है। एक फॉर्मूला है उसमें, स्टॉप, थिंक एंड रिएक्ट। थोड़ा सा स्टॉप होना है, 2-3 सेकंड, 3 सेकंड में क्रेविंग आती है और चली जाती है। तो स्टॉप होते हैं, थिंक करते हैं हम, थम्स डाउन है हमारा, तो फिर इंटेलेक्ट को ऊपर करो और एक्ट ले लो कि वहां पे पानी पियो या सब्जा वाटर पियो या फिर डाइवर्ट हो जाओ, तो अपने आप को क्रेविंग चली जाती है। मगर फिजिकल क्रेविंग हंगर चली नहीं जाती, आपको ज्यादा देर तक वो रहती है। तो ऐसे हम टैकल कर सकते हैं और बिंज ईटिंग से बच सकते हैं। तो आपको कोई एसेंशियल सप्लीमेंट्स जो बाहर से लेने चाहिए अपने डे टू डे लाइफ में, ऐसा कौन से सप्लीमेंट्स है जो आपको लगता है कि इंक्लूड करने चाहिए एक इंडियन डाइट में? राइट। अभी ये सप्लीमेंट, ये भी तो वाइड सप्लीमेंट ये बहुत कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है ये भी डाइट में। एक तो न्यूट्रिशनल साइंस बहुत इवॉल्विंग है अभी। हाँ, बहुत सारी चीज़ें अभी रिसर्च हो रही है, हर दिन नए नए रिसर्च आ रहे हैं, तो उसमें सप्लीमेंट्स पे बहुत रिसर्च हुआ है। मोस्ट रिसर्च्ड सप्लीमेंट है क्रिएटिन। क्रिएटिन, तो क्रिएटिन जो है मसल बिल्डिंग के लिए यूज करते हैं बॉडी बिल्डर्स। मगर और मोस्ट पॉपुलर सप्लीमेंट है प्रोटीन, वे प्रोटीन। अब वे प्रोटीन के बारे में तो बहुत कंट्रोवर्सीज है। अब हमारा आईसीएमआर जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, तो ये अभी जो 2024 की गाइडलाइंस है, तो उन्होंने उससे दूर रहने के लिए कहा। मगर दुनिया भर के साइंटिस्ट, दुनिया भर के डॉक्टर्स और रिसर्चर्स कहते हैं कि वे प्रोटीन क्या है। आप मिल्क को जब फाड़ते हैं और पनीर के नीचे जो लिक्विड रहता है पनीर से, तो दैट इज वे। और उसको 200 केजी का जब वे लिक्विड बनेगा मिल्क का, तो 1 किलो वे प्रोटीन बनता है। इसलिए वो बहुत महंगा है। वे प्रोटीन हमारे बच्चों का जो फार्मूला होता है उसमें भी वे प्रोटीन होता है। वे प्रोटीन यानी मिल्क ही है। मगर ये बदनाम क्यों हुआ? क्योंकि उसमें बहुत सारे मार्केट और बहुत सारी उसमें पैसों का ज्यादा आना जाना हुआ, इसलिए कोई भी कपड़ों में भी होता है, हर चीज में होता है, वैसे इसमें भी अडल्ट्रेशन हुआ और कुछ लोगों को उससे नुकसान भी हुआ है। मगर बाकी चीज़ों में अडल्ट्रेशन ठीक है, मगर इसमें अडल्ट्रेशन नहीं चलेगा। तो आपको वे प्रोटीन लेना ही है किसी जिम करने वाले लोगों को, या बहुत हेवी है जिनका वर्कआउट, तो सिर्फ
एक पे एक सस्ता है तो मत लो, एक पे एक छूट है, या फिर लोकल कोई कंपनी है, कोई बेच रहा है बहुत कम पैसे में, तो आपको पता है कि 200 लीटर के लिए 1 केजी बनता है, तो उसमें तो कम नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं कि आप ओरिजिनल ले लो, सोर्सेस ओरिजिनल से। फिर दूसरा है कि सप्लीमेंट लेना चाहिए या नहीं। यदि अगर आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट नेचुरल फूड से होती है, आपको 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन लगता है, और उतना 1.2 1.3 तक आप चिकन, एग्स, या वेजिटेरियन है तो दाल है, पनीर है, सोयाबीन है, इतना खा के आपका पोर्शन कंप्लीट होता है, आपकी बॉडी में भी रिजल्ट दिखते हैं, तो देर इज नो नीड टू टेक दिस। बट वेजिटेरियन में कभी कभी वे प्रोटीन लेना चाहिए। आपकी बॉडी में रिजल्ट ही नहीं है, या फिर आपका पोर्शन कंप्लीट नहीं हो रहा, तो आप उसको अंडर गाइडेंस ले सकते हैं। अभी हम जब वे प्रोटीन प्रिस्क्राइब करते हैं तो पहले एलएफटी देखते हैं, उनका लीवर फंक्शन अच्छा है क्या, केएफटी देखते हैं, किडनी फंक्शन अच्छा है क्या। किसी किसी को एक ही किडनी होती है। अब मेरे पास ऐसे एक लड़का आया था, तो उसने बॉडी बिल्डिंग चालू की थी, मैंने जस्ट उसका हिस्ट्री ली, कुछ तकलीफ नहीं थी, पेट दुख रहा है, इसलिए मैंने सोनोग्राफी करा दिया, सोनोग्राफी में भेज दिया, तो फिर उसमें एक ही किडनी थी बाय बर्थ। तो अब ये प्रोटीन लोड करेगा तो तकलीफ होने वाली है। अंडरलाइन कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है तो आप इजीली ले सकते हैं, मगर ये गाइडेंस के साथ में, उसको ब्लड रिपोर्ट्स के साथ में, तो सेफली यूज कर सकते हैं। सप्लीमेंट्स, ये सिर्फ सप्लीमेंट्स है। अब कोई कोई इतना सप्लीमेंट्स का यूज करता है कि खाना कम खाते हैं, गोली और पाउडर्स ज्यादा लेते हैं, तो दैट इज नॉट रिकमेंडेड। मैं उस पक्ष में नहीं हूँ, मगर ऐसा भी नहीं है कि वे प्रोटीन या कोई भी सप्लीमेंट्स बहुत खराब होते हैं। उसमें मिडल जो चाहिए, मध्यमम उत्तमम, तो आपको एक्सट्रीम लेवल पे कोई भी सप्लीमेंट नहीं यूज करना है, या फिर जीरो लेवल पे भी सप्लीमेंट मुझे नहीं चाहिए। कोई कोई बोलता है मुझे एक भी दवा गोली नहीं चाहिए, और वो सब डिफिशियंसी होती है, उसको इंजेक्शन दिए तो भी कम नहीं होगा, ऐसा होता है। और वो अक्कड़ नहीं चाहिए, है ना। जो साइंस कहता है उस हिसाब से जब चलते हैं तो सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत भी होती है। और ये भी कॉन्सेप्ट आ जाता है कि वे प्रोटीन तभी लेना चाहिए जब तुम मसल बिल्डिंग कर रहे हो या एक्सट्रीम ऐसा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो। अगर तुम्हारी डाइट में प्रोटीन कम है तो विदाउट ये वर्कआउट्स भी ले सकते हो क्या? ले सकते हैं, मगर ऐसा है विदाउट वर्कआउट्स भी ले सकते हैं, यदि अगर आपके डाइट में आप प्रॉपरली डाइट डिजाइन करेंगे, नेचुरल फूड डिजाइन करेंगे, तो जो लोग वर्कआउट नहीं करते उनके लिए नेचुरली ही उतना रिक्वायरमेंट 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट उनका रिक्वायरमेंट है, जो कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो उससे कम, यानी वो बहुत ही कम खाना खा रहे हैं, तब एक्सेप्शनल केस में वो ले सकते हैं, मगर जितना हो सकता है उतना नेचुरली उन लोगों ने खाना खाना चाहिए। लाइक जब मैं हॉस्टल में थी तो मुझे लगता था कि मेरी प्रोटीन थोड़ी कम पड़ रही है, हाँ, तो तब मैं बहुत डिलेमा में पड़ गई थी कि मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बिकॉज एवरीबडी वाज सेइंग कि नहीं लेना चाहिए। मगर इस वजह अभी से हॉस्टल है या कोई रिस्ट्रिक्टिव डाइट, आप कहीं पे ऐसी सिचुएशन में है, सर्कमस्टांसेस में है कि वहाँ पे फूड उतना आपको कोई आउट ऑफ कंट्री जाता है और उनको नॉन वेजिटेरियन नहीं होते वो लोग, और वहाँ पे फूड ही नहीं मिलता वेज, तो वो वे प्रोटीन वो ले सकते हैं। तो पूरा इंटरनेट ये माचा ड्रिंक के ऊपर क्यों ऑब्सेस कर रहा है? हर कोई अपना मॉर्निंग ड्रिंक माचा रखना चाहता है। ओके, इंटरनेट पे ना ऐसे कोई एपिडेमिक्स आते हैं, आज कोई माचा ड्रिंक होगा, कल कोई साचा नाम का ड्रिंक आ जाएगा, ऐसे कोई नहीं कुछ नहीं बोल सकते कि क्या ट्रेंड आ जाएगा, है ना। अब ये माचा ड्रिंक है या कोई भी ड्रिंक, मेरे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब मैं नींबू और शहद 1 साल से पी रहा हूँ या पी रही हूँ और मेरा वेट नहीं। मैं बोला कितने किलो नींबू और कितने किलो शहद पिया, वो खत्म होगा मगर आपका वेट नहीं कम होगा। या फिर माचा ड्रिंक पी लो या कोई भी ड्रिंक पी लो। दुनिया में अभी तक ऐसे बहुत कम ड्रग हैं जो वेट लॉस पे काम करते हैं, और अभी FDA अप्रूव्ड एक ही ड्रग है, उस पर बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है, GLP-1 ड्रग्स, है ना। तो वही अप्रूव्ड ड्रग्स है और उसके भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है, वो एक अलग टॉपिक होगा। मगर माचा जैसे ड्रिंक्स या हर्बल टीज है, ये टी का ही है एक फॉर्म, अलग अलग फॉर्म से कोई भी ड्रिंक आने दो, तो डायरेक्टली कोई वेट लॉस के लिए सपोर्ट नहीं करता। हाँ, वो क्या करेंगे, आपको थोड़े फाइटोन्यूट्रिएंट्स ऐड करेंगे उसमें आपके न्यूट्रिशनल बेस पे,
और दूसरा है कुछ हद तक मेटाबॉलिज्म आपका बढ़ाएंगे, भूख बढ़ाएंगे। और आप जब एक ही फार्मूला है वेट लॉस का, आप थोड़ा सा कैलोरी डिफिशिएंट रहना चाहिए, आप एक्सरसाइज करना चाहिए, आपकी स्लीप अच्छी चाहिए और आपका स्ट्रेस मेंटेन चाहिए। तो यदि अगर ये फॉर्मूले के अलावा आप वेट लॉस चाहते हैं तो कभी भी नहीं होगा। जब कोई ऐसा क्लेम करता है तो दैट इज फेक, ये कह सकते हैं। तो अब माचा लेना है या नहीं लेना है, आप सब सोच सकते हैं। थैंक यू सो मच सर ये वीडियो करने के लिए। आई वाज सो हैप्पी कि आपने हाँ बोला इस वीडियो के लिए, एंड आई एम ग्रेटफुल। और ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव रहा मेरे लिए एंड होपफुली ऑडियंस के लिए भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऐश्वर्या। और आपका मुझे एक अप्रिसिएशन करना दिल करता है कि आपके जैसे यूथ ये अच्छे पॉडकास्ट ला रहे हैं, और एक आप मेडिकल स्टूडेंट या अभी आप डॉक्टर ही है, मेडिकल स्टूडेंट नहीं है, आपकी नीट में अच्छे मार्क्स आ जाए और आप और लोगों को सर्व करें। थैंक यू। थैंक यू सो मच।